आज की क्लास में हम आपके 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत। ये जो ये लेसन है सर्वथा एक नवीन काल्पनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान पर रिसर्च बोलते हैं जिसको, उस पर आधारित है। बस कल्पना की गई है, इस तरह से भी किया जा सकता है कभी, जिसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके, उनको तरंगों में चेंज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से और बहुत ही विस्मयकारी वर्णन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ है और कुछ नहीं है। इसमें एक काल्पनिक दो वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं कि कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन और हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी और मनुष्य के शरीर को तरंगों में चेंज करके और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा सकेगा। राइटर हैं जाकिर अली रजनीश, जिनका जन्म 1975 ईस्वी में हुआ। जाकिर अली रजनीश जो है एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, फेमस राइटर हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है और उनकी 4 विज्ञान से आधारित उन्होंने उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। कितनी? 63 और इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनपिंग समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं और उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं इनको, जाकिर अली रजनीश जी को। और ये जो एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है ना, तो इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरतअंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है कि 2 वैज्ञानिक है वो किस तरह से अचीवमेंट करते हैं अपने रिसर्च के द्वारा। एक है इसमें दो साइंटिस्ट हैं, एक है इसमें प्रोफेसर रामेश और दूसरे हैं माधवन, उनके जो असिस्टेंट हैं, वो सहायक मतलब असिस्टेंट हैं उनके। दो लोगों की स्टोरी चलेगी कि उन दोनों में आपस में किस तरह से वार्तालाप होता है और वो क्या काम कर रहे हैं कि मनुष्य के शरीर को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक खोज रहे हैं। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था, जो पॉसिबल भी नहीं था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। मानव को विभक्त करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने का वो लोग काम कर रहे थे, जो आज एक इतिहास बनने वाला था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। 2 पार्ट में किया गया था उसका, जो प्रयोग कर रहे थे वो 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर भी रखे गए थे और यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में था तथा दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। तो जो यंत्र बनाया उन्होंने, उसका एक भाग कहाँ पे है, जो प्रोफेसर रामेश है उनका जो प्रयोगशाला है, लैब है, मतलब प्रयोगशाला मतलब लैब है, उस लैब में लगा हुआ है। प्रोफेसर रामेश की लैब में एक भाग लगा हुआ है और फिर दूसरा जो भाग है वहाँ से 500 मीटर, कितना 500 मीटर दूर स्थित माधवन है, उनका जो सहायक है, उसके घर पर स्थापित किया गया। प्रोफेसर रामेश जो है वो कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्भ से स्क्रीन की ओर देखा। उन्होंने स्क्रीन की ओर देखते हैं, उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था, बहुत एक्साइटमेंट था, कॉन्फिडेंट दिख रहा था उनके फेस पे। और तो कुछ ही पलों में कंप्यूटर से प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। कंप्यूटर रेडी हो गया है, मतलब अपना काम करने के लिए। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया, क्योंकि वो 500 मीटर दूर था, वो दूसरे अपने घर पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे फ़ोन करके उसको अलर्ट कर देते हैं और खुद लैब में है। और 2 धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर से जो ऑपरेटर हो रहा है चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। चैम्बर मतलब एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, पूरा वो मॉनिटर हो रहा है, पूरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसमें प्रोफेसर रामेश चले जाते हैं।
और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। और जो मानव प्रक्षेपण यंत्र है वो अपना काम करने में लग गया कि किस तरह से अभी रामेश पहुंच गए वहाँ पे, उनको कैसे टुकड़े टुकड़े करना है, तरंगे बनानी है और माधवन के घर पे भेजना है। दूसरे छोर पर मतलब अपने घर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था, एकदम उसकी सांस रुकी हुई थी। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी। लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। वो जो सब, क्योंकि पहली बार हो रहा था, पहली बार दोनों वैज्ञानिक काम कर रहे थे, तो वो घबरा भी रहा था, डरा हुआ भी था, एक्साइटमेंट भी था, सारी चीज़ें थी। और इसी अंतराल के बीच सहसा मतलब अचानक उसके दिमाग में वह घटना कौन गई जब वह प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था। अचानक कंप्यूटर पे काम कर रहा है और बैक स्टोरी में चला जाता है वो उसका। हम हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि आपके पास 2 माइंड है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। तो वो अचानक से जो यादों वाला दिमाग है वो एकदम से जग जाता है ये सब करते करते। तो क्या हुआ था वो सीन याद आ गया उसको कि किस तरह से वो माधवन जो है रामेश से मिला। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था, उस दिन भी बहुत गर्मी थी, जब वो प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त, प्रोफेसर रामेश के जिगरी मतलब क्लोज फ्रेंड, कुछ फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं आपके, लेकिन कुछ फ्रेंड होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। तो क्लोज फ्रेंड जो है वो आनंद मेहता जो रामेश के जो क्लोज फ्रेंड है का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा था। उनकी रिकमेंडेशन लेके आता है, वहाँ से पत्र लेकर आया। और उन जब रामेश जो है वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। कौन? प्रोफेसर रामेश। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष मतलब तुरंत, बिना किसी झिझक के तुरंत उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी कि वे तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया कि सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। उसको कंप्यूटर पे कुछ समझ में नहीं आता तो वो उनसे पूछ ही लेता है कि भाई आप, उन्होंने मुझे बोला है आनंद सर ने कि कोई आप स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। वो अपने आप को ये इस बात का भरोसा दिलाना चाहते थे कि माधवन के साथ मैं अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर करूं या नहीं करूं। आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, उसके साथ अपनी सब बातें शेयर कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। टाइम लगता है किसी के साथ क्लोज होने में, अपनी बातें शेयर करने में। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, मतलब उसका रिकमेंडेशन के लेटर था, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। ये राइट पर्सन है कि नहीं, इसके साथ अपनी बातें करूं कि नहीं, ये जानना उन्होंने जरूरी समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र, उसको नाम दे रखा था उन्होंने, मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, कोई ऐसा काम भी कर सकता है? ऐसी बातें उनकी सुन के तो उसका मुंह खुला रह जाता है। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल सर? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो, जैसे कोई छोटा बच्चा बात कर रहा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर भी वो अपनी बातें उन्होंने कंटिन्यू रखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है आपको, साइंस में ये टॉपिक रहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है एक विशेष प्रकार के अणुओं को जोड़ जोड़ कर ही बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। ये 3 चीज़ें होती हैं तो इसको एक आकार मिल पाता है। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? कि वह वस्तु कैसे बनी है इस बारे में डिटेल में जानना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। अणुओं और परमाणुओं का हम रिसर्च करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। प्रोफेसर से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया।
ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। जिस तरह से आप देखते हो ना कि कोई, चाहे आप टीवी देख लो, टीवी आपको सामने से कितना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अगर उसका पीछे से खोल दोगे तो पूरे वायर इधर उधर, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आप अपनी कार खोल दो, अपनी बाइक खोल दो, कोई भी चीज़ें देखोगे, लेकिन उसको बड़ा सा कवर से ढक दिया जाता है, अंदर की चीज़ें उसकी दिख नहीं रही होती हैं, तो उनको कलपुर्जे बोलते हैं। जो अंदर लगे रहते हैं ना पार्ट बहुत सारे, उनको कलपुर्जे बोला जाता है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि किस तरह से आप टीवी देख रहे होते हो तो अचानक से कभी कभी जो है पिक्चर जो है वो फट जाती है, तो कहीं कलर अलग अलग जगह दिखने लग जाते हैं, पिक्चर ठीक से नहीं दिख रही होती है। तो ये पिक्चर भी आपके पास कैसे पहुंच रही है? तरंगों के द्वारा ही पहुंच रही है ना, रेज के द्वारा ही तो पहुंच रही है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिश की बात सुन रहा था। ये सब वो बोलते जा रहे थे और मूर्ति बना हुआ था, वो स्टैच्यू बन गया था एकदम से। प्रोफेसर रामिश की ये सब बातें सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था, उनका जो लेक्चर है वो चालू था। ये तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के, है ना, रेज के माध्यम से कहीं भेजने की बात। रेज के माध्यम से कैसे भेजना है? तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है बस। किंतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जो लाइट है या उसको, उसके द्वारा आप मशीनें चलाते हैं ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आणविक ऊर्जा से क्या विद्युत बनती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिजली बनाई जा रही होती है, उसके लिए कि कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। तो अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। ये ऊर्जा, आणविक ऊर्जा कैसे बनती है कि ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। परमाणु रिएक्टर हमारे यहाँ पे भी लगे हुए हैं, बोलते हैं ना कि वहाँ पे बिजली बनाई जा रही होती है। तो इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी चीज़ को तोड़ सकते हो तो टूटने के बाद पीस हो गए ना खाली उसके, तो फिर से जोड़ दोगे तो वो फिर से एक, छोटे बच्चों को देखा होगा आपने घर में किस तरह से वो एक खिलौने आते हैं, उसको जोड़ के कभी गाड़ी बना देंगे, कभी ट्रेन बना देंगे, तो वो तोड़ भी देते हैं फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ, ये तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। किसके? प्रोफेसर रामिश की। प्रोफेसर रामिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। मशीन में और इंसान में काफ़ी फ़र्क है। हम कहते जरूर हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हमें कहाँ 5 तत्व अलग अलग दिख रहे हैं, या हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं, वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा जा सकता है, और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है। फिर से उसका ओरिजिनल रूप में, मूल रूप यानी कि ओरिजिनल रूप में पाया जा सकता है। उसी प्रकार जीवित प्राणी के भी साथ भी ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन ये दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल यानी कि हार्ड और श्रम साध्य, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिश ने एक लंबी सांस ली। अब देखो, माधवन मेमोरी में है, पूरा यादों में चला हुआ है, उसके सामने कंप्यूटर चल रहा है। फिर क्या होता है, प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया कि बाप रे, किसी इंसान के साथ में ऐसा किया जा सकता है। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, शंका मतलब डाउट करे या एक्साइटमेंट दिखाए। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि ये सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे? आप जो टीवी पे अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो सैटेलाइट के द्वारा आ रहे हैं, है
है ना। तो आपकी टीवी तक वो टीवी उसको कैच कर रहा है, उसके लिए भी आपको टाटा स्काई लगाना पड़ता है, एंटीना लगाना पड़ता है, ऊपर सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ बोलते हैं इंसान को कैसे भेज दोगे आप, इस तरह से कैसे पॉसिबल होगा। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले कि मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि बिना साधन के भेज देंगे। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को, देखिए फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में, रेज में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे टीवी तो सबके घर में अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन टीवी स्टेशन तो बहुत सारे हैं, जी टीवी, फिर आज तक, ABP, ऐसे अलग अलग है ना, वो अपने अपने करते हैं टेलीकास्ट। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, पहले उसको अलग अलग करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। उसको तरंगों में, रेज में कन्वर्ट कर देंगे और एक स्थान से भेजेंगे, यहाँ से वो रेज बन जाएगा और दूसरी जगह जाके इंसान बन जाएगा, जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, दूसरी जगह पे उनको कैच कर लिया जाएगा। वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा, यानी कि दूसरी जगह पे जाके उसको फिर से इंसान बना दिया जाएगा। तो ये सब सोच रहा है कौन, ये सब बातें हुई थी माधवन की जो रामेश के साथ में, और यहाँ पे उनका वर्क भी चालू है। तभी क्या हुआ अचानक से, देखिए अभी, और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई, तंद्रा भंग हो गई, एकदम से उसकी नींद खुली जैसे। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। जो मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़ा हुआ पावर सप्लाई बॉक्स था उसमें से अचानक से धुआं निकलने लग गया। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना मतलब एकदम से सरप्राइज रह जाना, अब मैं क्या करूं, डर जाना। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर, प्रोफेसर रामेश का शरीर है वो तरंगों में चेंज हो गया है, प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था, रिसीवर की ओर आ रहा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना, लेकिन बीच में ही उनके मॉनिटर में से धुआं निकलने लग गया था, पावर सप्लाई बॉक्स में से। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा, वो पसीने से नहा गया डर के मारे। इससे पहले कि वह कुछ कहता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई और पावर चली जाती है कमरे की। माधवन के तो हाथ पैर फूल गए, बहुत डर गया वो तो। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। इस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली जो थी, जैसे है ना आपके टेरेस के ऊपर लगा रहता है एंटीना, तो वो रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में, रेज में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। जहां उसको पहुंचना था वहां ना जाके कहीं और जा रहा था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन ये इतना गनीमत थी कि उनका जो शरीर क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, ये कंप्यूटर पर दिख रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा था। वो अपना गति खो बैठा, उनका जो तरंगे थी वो, और वह हवा के बहाव के साथ, जिस तरह हवा बह रही थी उधर की तरफ बह निकला और प्रयोगशाला के पीछे जो उनकी लैब थी उसके पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। और कहाँ चला गया? नाले की तरफ। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। नाले के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी, वहाँ गरीब लोग रहते थे, तो वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, है ना। नाले के किनारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, दारू पी के आ गए हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स के दो पेशेंट भी थे वहाँ। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे और दो बच्चे बैठे हुए थे थोड़ी दूरी पे, वो खाना मांग रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए, मतलब लकड़ियाँ गीली थी इसलिए खाना ठीक से पक नहीं पा रहा था, जल्दी जल्दी बच्चों को भूख लग रही थी। अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी, पका रही हूँ ना, उनको गुस्सा कर रही थी क्योंकि लकड़ियाँ गीली थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कभी वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था,
फायर ब्रिगेड को बुला रहा था, और कभी बिजली के मिस्त्री को कि भाई बिजली वाला आए तो सही करके जाए, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था, पागल जैसा हो गया था। कभी अपने आप से ही बातें करनी, मैं ये कर लूँ तो ठीक रहेगा, नहीं मैं वो कर लेता हूँ, नहीं मैं वो कर लेता हूँ। और उस उपक्रमों में 15 मिनट, मतलब ये सारी सोच विचार, और बिजली वाले को बुलाऊंगी, फायर ब्रिगेड को कि क्या करूँ, 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया ये पता ही नहीं चला। डिसीजन लेने में ही 15 मिनट का वक्त निकल जाता है। सहसा अचानक माधवन के दिमाग के में एक विचार आता है उसके दिमाग में। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला। प्रक्षेपण यंत्र का जो स्विच है वो पावर बॉक्स में लगा हुआ है, और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। सीधा बिजली के स्विच पावर बॉक्स से निकाल के बिजली के स्विच में लगा देता है, और देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। पूरे कमरे में रोशनी आ गई। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। मानव प्रक्षेपण यंत्र जो वो फिर से चलने लग गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में ही था, मतलब नियंत्रण कक्ष जहाँ पे था उसके पास में ही था, वो कंट्रोल में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगें रिसीवर की ओर घूम गई। लाइट आने से वो रिसीवर चल दिया जहाँ जाना था उसको, और कुछ ही क्षणों में वे तरंगें प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली भी गई, और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लग गई। जो बनाना था वो फिर उसमें काम में लग गई। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा। चैम्बर था वो, वहाँ पहुंचता है और उसमें लगे बटनों को दबाने लग गया। उसको पहले से सिखाया गया था कौन कौन से बटन दबाने हैं, रिसीव होते ही क्या क्या करना है, तो वो सब करने लग जाता है। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत किया कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया है, रिसीव कर लिया गया है, ग्रीन सिग्नल जैसे आ गया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई। रिसीवर जहाँ हुआ वहाँ चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। प्रोफेसर बाहर आ जाते हैं। माधवन अपनी उत्तेजना को, अपने एक्साइटमेंट को संभाल नहीं सका और वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा। दौड़ के उनके पास पहुंचता है और उन्हें अपनी बाहों में भींच लेता है, अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत यानी कि जो बेहोश हो गया, कोई जान नहीं है, जैसे कि अनकॉन्शियस है ना, तो अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़े। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना टाइम गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश मतलब उनको समझा के कि क्या क्या करना है, दिशा निर्देश देकर चले गए, इंस्ट्रक्शन देकर चले गए कि ये करना। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। कितनी देर बाद? आधे घंटे बाद। यह देखकर माधवन की जान में जान आई और वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग, आप और आपका प्रयोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। प्रोफेसर रामेश का तो पूरा सब हिल गए थे पुर्जे। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत और उनका महान आविष्कार, जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में, वर्ल्ड में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। और दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वो अनुभव, थोड़ी देर का वो एक्सपीरियंस, जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो तीन मिनट पहले का ही उनका जो एक्सपीरियंस था, ताज़ा नाले की सड़ाहन बास आ रही थी। मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिला कर रख दिया था कि किस तरह से गंदगी फैली हुई है ना। कोई बीमार है, कोई दारू पी रहा है, कोई खाना नहीं पका पा रहा है, इस तरह का दृश्य दिखाए थे इतनी देर में वे। तो उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लग गया। उन्हें लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो ठीक है, मुझे तो कुछ और करना चाहिए। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुँची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? उन्होंने रामेश की बात को बीच में ही काट देते, बोलते प्रयोग? कौन सा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। वो आप बोलते हैं मुझे कुछ और काम करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, उनको कुपोषण से बचाना है। क्योंकि वो दृश्य दिखाए थे थोड़ी देर में, तो उनको जीवन की न्यूनतम जो बेसिक ज़रूरतें हैं, सुविधाएं हैं, तो बेसिक नीड जो हैं उनको उपलब्ध करवानी है। ये बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है, अभी तो इसकी शुरुआत भी बाकी है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वह यह समझ में भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान
प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे, कैपेबल हुए थे कि उन्होंने ये फैसला लिया था कि पहले मुझे कुपोषण के बारे में देखना है, उसके बाद में देखूंगा मानव के प्रयोग के बारे में कि कैसे इंसान को एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। तो आपने इस लेसन में पढ़ा जो ये एक काल्पनिक घटना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कर ही रहा है, एक काल्पनिक चित्र बनाया गया है कि इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ऐसा कुछ होगा भी कि हमें ट्रेन बंद है, जैसे आज तो बिना ट्रेन और बिना किसी व्हीकल के बिना भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। साइंस है, तरक्की कर रही है और एक दिन बहुत तरक्की करेगी। यहाँ आपके शब्दार्थ हैं। प्रक्षेपण का मतलब है फेंकना या ऊपर से मिलाना। दमक मतलब चमक या प्रभा। छोर का अर्थ है सिरा या सीमा या किनारा। कलपुर्जे मशीन के पुर्जे। जटिल का मतलब है पेचीदा या कठिन। और सिफारिश का मतलब है संस्तुति या खुशामद। आणविक मतलब अणु संबंधी। और झुग्गियाँ मतलब मलिन, गंदी या गंदी बस्ती। यह कुछ मुहावरे दिए गए हैं कि दम साधे बैठना, उसका अर्थ होता है चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। दम साधे बैठना, चिंता में तो है पर प्रतीक्षा करना मजबूरी है, क्या करें। तो दम साधे, जब तक आ नहीं जाए तब तक दम नहीं आए। बाहों में बीच लेना, एक्साइटमेंट, आलिंगन देना। हाथ पैर फूल जाना मतलब बहुत घबरा जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी कि बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना। और विचार, दिमाग में विचार कोंदना का मतलब होता है कि अचानक विचार आना, अचानक से ये मतलब मेरे विचार आया है। और दो चार होना का मतलब रूबरू होना या सामना होना। दो चार होने का मतलब है कि किसी चीज़ से सामना होना, एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ का। तो इस तरह से आपको एक ये नई स्टोरी बताई गई कि साइंस में भी स्टोरी लिखी जा सकती है। राजा रानी की कहानियाँ और दूसरी कहानियाँ तो बहुत सारी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के साइंटिस्ट भी हैं जो कुछ अलग तरह की घटनाओं को एक नया प्रयोग करते रहते हैं, तभी जीवन आगे बढ़ता है। और हम आज इतनी सारी सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, तो वो किसी के तो प्रयोग और पेशेंस है ना, किसी के ने एक्सपेरिमेंट किया, सोचा, बनाया, किया, तो ही तो ये हम तक सुविधाएं पहुंची हैं। तो होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।